अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उसके बयान के मुताबिक एक आदमी आया और उसके आगे ये कागज़ फेंक कर चला गया। किसी का नाम नहीं लिखा था। डाक से आता तो लिफाफे पर उसकी जगह मोहर होती जहाँ से पोस्ट किया जाता। रुका दस्ती आया था। मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि लड़के की माँ को भी रुका मिला है। क्या इसमें भी यही मुतालबा और यही धमकी होगी? मगर वो तो खुश थी। शायद इस वजह से खुश हो कि 5,000 रुपये अदा करके अपने बेटे को छुड़ा लेगी। मगर उसने अपने खामिन से इसका जिक्र नहीं किया था। वो शायद चोरी छुपे रकम देना चाहती होगी ताकि पुलिस को इत्तला न मिल जाए। आप ये रकम अदा करना चाहते हैं? मैंने पूछा। मैं क्यों अदा करूं जी? उसने जवाब दिया। ये लड़का तो 5 पैसे का नहीं, मैं 5,000 रुपये क्यों दूं? इससे पहले बीवी ने आपको कुछ बताया था कि किसी ने ये मुतालबा किया है? मैंने पूछा। उसके साथ तो मैं बोलता ही नहीं, लाले ने जवाब दिया। ज़रा सोचकर वो हड़बड़ा कर बोला, हो सकता है कि उसे भी ऐसा रुका मिला हो। उसने घर में बहुत रकम रखी हुई है। उसके पास खालिस सोने के ज़ेवरात हैं। वो मुलीज रकम अदा कर देगी। वो मेरी कमाई में पानी डाल देगी। मैं उसे रोक दूंगा। ये कहकर वो बुझ गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी, उसे आप रोकें, मेरी रकम बर्बाद न करें। देखो लाला जी, मैंने उसे कहा, आप दुकान पर जाकर बैठें। मैं आपको एक आदमी दिखा दूंगा। वो हर वक्त आपकी दुकान के इर्द गिर्द घूमता फिरता रहेगा। जो आदमी आपसे रकम लेने आएगा वो आपको ललकारेगा नहीं, दुकान में आकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आहिस्ता से बात करेगा। अगर उसे मौका मिला तो चाकू या पिस्तौल दिखाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा आदमी वहाँ मौजूद होगा। आप उसकी तरफ देखकर अपना बायां हाथ अपनी पगड़ी के ऊपर इस तरह रखें जैसे आप पगड़ी ठीक कर रहे हैं। मेरा आदमी इस इशारे पर पहुंच जाएगा। वहाँ मेरा और इंतज़ाम भी होगा। यह ख्याल रखना कि उस आदमी को जो रकम लेने आएगा देखकर भागने की या शोर शराबा करने की कोशिश न करना, वरना मारे जाओगे। मैं उसे हिदायत देता रहा और उसका रंग उड़ता गया। वो सिर्फ मरा नहीं, बाकी कोई कसर रह नहीं गई थी। मुझे इत्मीनान हो गया कि लड़के का ये सुराग मिल गया है कि वो पेशावर मुजरिमों के पास है। मेरे दिल से ये शकूक निकल गए कि उसे बाप ने यह माने किसी गर्ज से गायब कराया है या किसी दोस्त ने किसी वजह से उसे इंतकामी इक़दाम का निशाना बनाया है। अगवा करने वाले पेशावरों को पकड़ना भी आसान नहीं था, लेकिन ये तो वाज़ेह हो गया था कि मेरा टारगेट या मेरी मंजिल क्या है। मुजरिमों को पकड़ने के लिए मुझे उस हिंदू के ताउन की ज़रूरत थी। मुझे उसके मारे जाने का भी डर था और मुजरिमों का हाथ से निकल जाने का भी खतरा था। मैं लाले को जितना दिलेर बनाने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही बुज़दिल होता जा रहा था। इसके रवैये से मुझे अपना फंदा कमज़ोर नज़र आता था। दरोगा जी महाराज, उसने अचानक भड़क कर कहा, मेरी समझ में एक और बात आई है। यही असल बात है। उसने अपने बेटे को गाली देकर कहा, यह ख़त उसने खुद लिखवाया है। वो खुद घर से भाग गया है और मुझसे रकम बटोरने के लिए उसने ये तरीका इख्तियार किया है। फिर भी मेरा फ़र्ज़ बदल नहीं जाता। मैंने उसे कहा, रकम का मुतालबा करने का जुर्म जिसने भी किया है मैं उसे पकड़ूंगा, वो खा आपका बेटा हो या आपकी बीवी या कोई डाकू। अगर आपने हौसला कायम न रखा तो आप मारे जाएंगे या रकम दे बैठेंगे और मैं मुंह देखता रह जाऊंगा। उसने बात तो पते की कही थी। जैसा कि मुझे बताया गया था कि लड़का दिलेर है और गुंडागर्दी भी कर सकता है। ये माना जा सकता था कि रकम का मुतालबा उसी ने किया हो। यहीं से मुझे एक ख्याल और आया, लड़के की माँ भी इसमें शामिल होगी। मेरे जहन में वो रुका था जो वो पुरस्कार आदमी इस औरत को दे गया था। इस रुके के मुतालिक उसने झूठ भी बोला था। इस औरत को भी घेरने की ज़रूरत थी, लेकिन मुजरिम खा कोई भी था, उसने रकम का मुतालबा करके खुद ही फंसने का इंतज़ाम कर दिया था। मैं अब इस फंदे को मजबूत करना चाहता था। इसके लिए मैंने सोचा कि लड़के की माँ को छेड़ा न जाए ताकि उसे शक न हो कि उस पर शक किया जा रहा है। मैंने लाले को हर तरह की हिदायत देकर और उसके हौसले को मजबूत करके भेज दिया, लेकिन वो पहले से ज़्यादा कांप रहा था। मैंने एक मुखबिर को छाबड़ी वाला बनाकर आड़त मंडी में लाले की दुकान के बिलमुकाबिल बैठने को कहा। 3 और आदमी उसके करीब घूमने फिरने के लिए भेज दिए।
छाबड़ी वाले से कहा कि वो खुद ही लाला से अपना तारुफ करा दे और उसे पगड़ी पर बायां हाथ रखने का इशारा समझा दे। यह होशियार मुखबिर था। आप ये न समझें कि वो कोई नामी गिरामी जासूस और सुराग रसा था। शायद पढ़ा लिखा भी होगा या वो स्कॉटलैंड यार्ड का डिग्री याफ्ता होगा। वो गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी भी करता था और कहीं काम न मिले तो इतनी सी चोरी कर लिया करता था कि 2-4 दिन अपने कुनबे को रोटी खिला सके, या जुआरियों की चौकीदारी करके कुछ पैसे कमा लेता था। निहायत कारामद, काबिल एतमाद और ज़हीन मुखबिर था। मैंने ऐसा ही एक मुखबिर लाले की गली में घूमने फिरने और उसके घर पर नज़र रखने के लिए भी लगा रखा था। अब एक औरत का वहाँ इजाफा कर दिया। फंदा तैयार करके मैं किसी अच्छी खबर का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन शाम से कुछ देर पहले मुझे ये ख्याल आया कि मैंने ये क्यों फ़र्ज़ कर लिया है कि इस साजिश में लड़के की माँ भी शरीक है। यह भी तो हो सकता है कि रकम लेने के लिए कोई मुजरिम लाले के घर पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो लड़के की माँ फ़ौरन रकम दे देगी। वो आखिर माँ थी, और माँ भी ऐसी जो लड़के पर जान फिदा करती थी। वो अपने बेटे को आज़ाद कराने के लिए रकम भी दे देगी और ख़ुद भी साथ चल पड़ेगी। अगर लड़का खुद मुजरिम नहीं तो वो जिनके कब्ज़े में है, इन्हें वो कहेगा कि बाप से कुछ वसूल करना मुमकिन नहीं, मेरी माँ के पास जाओ। यहीं से मुझे ये ख्याल भी आया कि लड़के को मालूम था कि बाप इससे नफरत करता है और वो रकम नहीं देगा। फिर उसने ये रुका अपने बाप की तरफ क्यों भिजवाया, अपनी माँ को क्यों न भिजवाया। मेरा दिमाग सोच सोच कर थक गया। तफ्तीश की नाकामी और कामयाबी में एक बाल जितना फ़र्क होता है। नहायत मामूली सी भूल चूक या गलत हरकत चारों तरफ अंधेरा कर देती है और मुजरिम हाथ से निकल जाते हैं। इस केस में मुझे 100% बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा होशियार रहना था। मुजरिम रकम लेकर निकल जाते तो ये मेरे लिए शर्मनाक शिकस्त थी। मैं लाले के घर चला गया। वो दुकान पर था, उसकी बीवी से मिला। वो अब भी खुश खुश नज़र आती थी, मगर अब मुझे उसका हुस्न और खुशी पुरस्कार सी लग रही थी। मैंने बेतकल्लुफ़ी और दोस्ताना अंदाज से बातें शुरू की, फिर अपना मखसूस अंदाज इख्तियार किया और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने मतलब पर ले आया। उसका रद्द अमल और चेहरे पर आते जाते तासुरात भी देखता रहा। ये मेरा वहम भी हो सकता था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि ये औरत मुझसे कुछ छुपा रही है। उसने मेरे साथ इशारे में भी जिक्र न किया कि उसके खामिद को रुका मिला है कि अपना बेटा जिंदा वापस लेना चाहते हो तो 5,000 रुपया अदा कर दो। इसकी 2 वजूहात हो सकती थीं। एक ये कि इस मुतालबे और जुर्म में ये भी मुलविस है, और दूसरी ये कि खामिद ने उसे बताया ही नहीं कि कोई ऐसा मुतालबा आया है। खामिद को ये डर होगा कि बीवी फ़ौरन रकम अदा कर देगी। मैंने हेरा फेरी तर्क करके सीधी बात की। मैंने पूछा, अपने बेटे को वापस लेने के लिए तुम 5,000 रुपया अदा कर सकती हो? 10,000 भी दे सकती हूँ, उसने ऐसे लहजे में कहा जैसे मैंने मजाक किया हो। कहने लगी, मैं अपना आप बेचकर भी अपने बच्चे को वापस ले आऊँगी। आपने क्यों पूछा है? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बेटा जिनके पास है, उन्होंने 5,000 रुपये का मुतालबा किया है? नहीं, उसने घबरा कर कहा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कैसे पता चला है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैंने पूछा। मुझे पूरी बात बताएं। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। उठकर मेरे करीब आ बैठी और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, ये क्या मामला है? आप मजाक कर रहे हैं? आपको खामिद ने बताया नहीं? नहीं, उसने कहा। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने उसे बता दिया कि उसके खामिद को क्या मुतालबा और क्या धमकी मिली है। उसने जब सुना कि अगर रकम ना मिली तो लड़के को कत्ल कर दिया जाएगा, तो उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया और रोकर कहने लगी, ऐसा ना कहो, रकम तुम मुझसे ले जाओ और मेरे बच्चे को वापस लाओ। मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने उसके नौकर से कहा कि भागकर बाजार जा और लाले को बुला के ला। मैं खुद उसकी दुकान पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि खदशा था कि मुजरिमों ने भी दुकान पर नज़र रखी हुई होगी। लाला के आने तक इस औरत ने मेरे नाक में दम किए रखा। उसने 1-2 बातें ऐसी भी की जो मैं गलत समझा या उसने बिला मकसद कर दी होंगी। मसलन उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं हो सकता। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ये अल्फाज जहन में महफूज रखे और कोई जिरा न की। लाला अपनी मखसूस चाल ढाल से आ गया। बीवी उस पर टूट पड़ी, तुम मुर्दार खाने वाले मारवाड़ी, मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे बच्चे के उन्होंने 5,000 रुपये मांगे हैं? वो थर थर काँपने लगा और रहम तलब नज़रों से मुझे देखने लगा।
میں نے بھی उसे कहा, बताओ लाला जी, अपनी बीवी से आपने इतनी खतरनाक बात क्यों छुपाई है? उसका मुंह खुल गया और नीचे वाला होंठ और ज्यादा लटक गया। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, लाला जी महाराज, मुझे बताओ क्या ड्रामा खेल रहे हो? सच बताओ, तुम लड़के को मरवाना चाहते हो या छुड़ाना चाहते हो या अपनी बीवी को अपने पाँव में बिठाने के हीले कर रहे हो? आप भी इसकी तरफदारी करते हैं? उसने भिखारियों की तरह कहा। बीवी उस पर झपट झपट पड़ती थी। इस दौरान भी बीवी के मुंह से एक तो ऐसी बातें निकल गईं जिन्होंने मुझे किसी और शक में डाल दिया। मुझे ये वारदात एक ड्रामा नजर आने लगी। मैंने फैसला किया कि इन्हें थाने बुलाऊंगा। ये इतनी मुरब्बत के काबिल नहीं कि इनकी इज्जत अफजाई के लिए मैं तफ्तीश करने इनके घर आऊं। बीवी से मैंने कहा कि वो घर में रहे और ज़बान बंद रखे। लाला से कहा कि वो थाने चला चले। उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। हाथ जोड़कर बोला, हजूर, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। मैंने गर्ज कर कहा, फौरन थाने पहुंचो। बीवी ने उसे धक्का देकर कहा, सुनता नहीं, ये क्या कह रहे हैं? बीवी ने मुझे कहा, इसे ले जाओ और जेल खाने में बंद कर दो। मैं गुस्से में जलता भुनता वहाँ से निकल गया। मैंने अपना अगला कदम सोच लिया था। मैं महसूस करने लगा था कि मैं एक मक्कार हिंदू के हाथों में आलायकार बन गया हूँ। ये जो कुछ है इनके घर का मामला है। मैं थाने में जाकर बैठा ही था कि लाला आ गया। मैंने बराह रास्त हमला किया। सुनो लाला, पहले आप मलिक अहमद यार खान से बातें कर रहे थे। इस शख्स ने आपकी बहुत इज्जत की है। अब आपके सामने दरोगा बैठा है। थानेदार, सच बताओ, ये क्या किस्सा है? मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्या नाटक खेल रहे हो? लड़के को तुमने गायब किया है या तुम्हारी बीवी ने? उसके आंसू बह निकले। फिर वो पगड़ी के पिछले शिमले में मुंह छुपाकर सिसकियां लेने लगा। मैं खामोश रहा। जरा देर बाद उसने कहा, मैं तो कहता हूँ कि मेरा बेटा भी मर जाए और उसकी माँ भी मर जाए। मेरे पाप कट जाएंगे। ये ना मरे तो शायद मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ महाराज। उसने हस्ब आदत हाथ जोड़ दिए और सिसकियां लेकर बोला, ये कोई नाटक नहीं, मुझ पर जुल्म हो रहा है। ना बीवी मेरे बस में है, ना बेटा। वो गुम हो गया तो 5,000 का जुर्माना मुझ पर पड़ रहा है। मुझे किस तरह यकीन दिला सकते हो कि 5,000 के मुतालबे वाला रुका सही है और ये बोगस नहीं? उसने लंबी चौड़ी झकझक से मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं दरअसल उसे इस बात पर लाना चाहता था कि वो लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट वापस ले ले और ये लिख दे कि लड़का वापस आ गया है। मैं खतरा मोल ले रहा था। यह भी हो सकता था कि वो लिख देता और 2-4 रोज बाद लड़का कहीं और कत्ल हो जाता। इस सूरत में ये जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती थी कि मैंने तफ्तीश गोल कर दी थी, वरना लड़का कत्ल न होता। यह हिंदू कौम मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देती। मैं चक्कर में आ गया था। बड़ी ही पेचीदा सूरत हाल थी। मैंने ये यकीन कर लिया कि लाला गलत नहीं कह रहा। मैंने ये फैसला किया कि 2-3 रोज मुखबिरों की आंखों से देखूं कि क्या हो रहा है। लाले को मैंने तसल्लियां और धमकियां देकर रुखसत कर दिया। मुखबिरों को नए अहकाम और नए टारगेट दिए। अगली सुबह सूरज कुछ ऊपर आ गया था। लाला पहले से भी बुरी हालत में थाने में आया। इससे चला भी नहीं चाहता था। मेरे कमरे में आकर कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके मुंह से निकला, वो भी गई। कौन? मेरी बीवी। कहाँ गई? बस चली गई, उसने कहा। मैं सुबह उठा, देखा कि वो बिस्तर पर नहीं थी। इतनी सवेरे, जब अभी अंधेरा था, वो किसी के घर तो नहीं जा सकती थी। फिर सूरज निकल आया, वो वापस नहीं आई। मैंने इसका ट्रंक देखा, इसका ताला खुला हुआ था। मुझे मालूम था कि पैसे और जेवरात इसी में रखती है। मैंने ट्रंक खाली करके देखा, एक पैसा नहीं था, जेवरात भी नहीं थे। मैं समझ गया कि वो चली गई है और अब नहीं आएगी। कहाँ गई होगी? मैंने पूछा। उसी के पास, उसने जवाब दिया। अपने बेटे के पास? नहीं जी, उसने कहा, अपने बेटे के बाप के पास। उसने ये कहकर मुझे सर से पांव तक हिला दिया। मैं इस लड़के का बाप नहीं हूँ। वो इसके पहले खामिद का बेटा है? नहीं दरोगा जी, उसने हारे हुए लहजे में कहा। मैं ये किस्सा शुरू से सुनाता हूँ। अब वो चली गई है तो मैं ये कुछ किस्सा सुना सकता हूँ, आप तसल्ली से सुन लें। उसने जो किस्सा सुनाया वो इंसान की फितरत के एक ही पहलू की तस्वीर पेश करता है जो मेरे लिए और किसी भी थानेदार के लिए हैरान कुन नहीं, शायद आपके लिए अजीब व गरीब हो। यह मैं इसी हिंदू की ज़बान से सुनाता हूँ। अल्फाज में कुछ रद्द बदल ज़रूर होगा क्योंकि बहुत पुरानी बात है। वाक़यात सही हैं। वो जब मुझे ये दास्तान सुना रहा था
तो मैं महसूस कर रहा था कि लाले की सब चालाकियां और मक्कारियां जवाब दे गई हैं। उसने बताया, आड़त की ये दुकान मेरा बाप चलाता था। मैं 14 साल की उम्र में दुकान पर बैठ गया था और 2 साल में कारोबार संभाल लिया था। मेरी उम्र शायद 17 या 18 साल हो गई थी जब मेरे बाप ने एक मुसलमान मुंशी रख लिया। उसकी उम्र 23-24 साल थी। वो बहुत ही खूबसूरत जवान था, कद बहुत अच्छा और मजबूत, शक्ल और रंग बहुत दिलकश। उसका दिमाग बहुत तेज था और वो लड़ाई भिड़ाई भी कर लेता था। आप जानते हैं कि हम लोग ज़बान के हेर फेर से कारोबार करते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। कोई नाराज़ हो जाए तो हाथ जोड़कर उसे राज़ी कर लेते हैं। लेकिन कारोबार में ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ जाता है जो लठबाजी या धींगा मुश्ती के आदी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम दुकानों पर बोरियां इधर उधर करने के लिए ऐसे मजदूर रखते हैं जो ज़रूरत पड़े तो हमें बचा लेते हैं और ज़रूरत पड़े तो लड़ लेते हैं। इनके अलावा हम हमेशा मुसलमान मुंशी रखते हैं। मुसलमान ज़रा दिलेर होते हैं। ये लोग फंसी हुई रकमें निकाल लाते हैं और दुकान पर कोई आकर हल्ला गुल्ला करे तो उसे भी संभाल लेते हैं। ज़ाहिरी तौर पर वो हिसाब किताब का काम करते हैं। मेरे बाप ने जो मुसलमान मुंशी रखा था उसमें ये सारे वस्फ मौजूद थे, बल्कि वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होशियार था। उसमें 2 खूबियाँ और भी थीं। बहुत अच्छा गाता था और हर बात लतीफ़े के रंग में करता था। हर किसी का दिल चाहता था कि उसकी बातें सुने। वो खुश तबीयत इंसान था, लेकिन उससे कोई लड़ाई मोल ले बैठे तो उसकी हड्डी पसली एक करके रख देता था। मेरे बाप ने घर के इंतज़ाम भी उसी के हवाले कर दिए थे। मैं अपने बाप का अकेला लड़का था। मैं दुकान में रहता था। 2 बड़ी बहनें थीं, दोनों की शादियां हो गई थीं। घर में अकेली माँ होती थी। बाप कारोबार में लगा रहता था। घर के सिलसिले भी मुंशी चलाता था। वो मुझ पर भी रौब कसता था। मैं उससे डरता बोलता नहीं था। वैसे ये शख्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं 22-23 साल का हो गया तो मेरी माँ मर गई। घर में कोई औरत ना रही। मेरे बाप ने एक जगह मेरी बात पक्की कर दी और फौरन ही मेरी शादी हो गई। मेरे ससुराल वाले दूसरी जगह के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी लड़की हमारे कारोबार और हमारी दौलत को देखते हुए दी थी। हमारा कारोबार बहुत ही अच्छा था। मैं आज सच्ची बात कहने से नहीं डरूंगा। मैंने अपनी दुल्हन को देखा तो मेरे दिल पर बोझ पड़ गया। वो 16-17 साल की लड़की थी और बहुत ही खूबसूरत। आपने इसे देखा है। 3 बच्चे पैदा होने को आए हैं। एक जवान भी हो गया है, लेकिन ये औरत पहले रोज़ की तरह तंदुरुस्त और जवान है। शादी की पहली ही मुलाकात पर मैंने इसे देखा, फिर मैंने अपने आप को देखा। मेरा जिस्म उस वक्त भी ऐसा ही था। सारा दिन दुकान पर बैठ बैठ कर पेट जवानी में ही बढ़ाया था। दुल्हन दुबली पतली गोरी चिट्टी और हंसमुख थी। मैंने ये भी सोचा कि मेरा बाप इसे घर के कामकाज और चूल्हे चौके के लिए लाया है। ये बावर्ची खाने में बैठी तो मेली हो जाएगी। मैं तो पहले रोज़ ही उसका गुलाम हो गया। मुसलमान मुंशी हमारे घर आता जाता था। बाप ने भी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा कि घर में जवान लड़की है, इसलिए अब किसी जवान आदमी का घर में आना जाना ठीक नहीं। दरअसल मेरे बाप को मुंशी पर एतमाद बहुत था। मैंने देखा कि मुंशी हमारे घर जाता तो बहुत देर करके आता। अगर हम पूछते तो किसी न किसी दुकान का नाम लेकर कह देता कि वहाँ चला गया था। मेरा बाप तो कारोबार में डूबा रहता था। मुझे कोई और ही गम लग गया था। एक रोज़ मुंशी हमारे घर गया तो थोड़ी देर बाद मैं भी चला गया। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा इस तरह कभी बंद नहीं हुआ था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो बहुत देर बाद मुंशी ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा कि दरवाज़ा क्यों बंद था और वो यहाँ क्यों आया था। मुंशी ने मुझे हाथ से एक तरफ धकेल कर कहा, चल हट धान की बोरी, और वो चला गया। मैंने अंदर जाकर दुल्हन से पूछा कि ये बदबख्त यहाँ आया तो दरवाज़ा क्यों बंद था। दुल्हन ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया, इसलिए बंद किया था कि तुम सीधे अंदर ना आ जाओ। ऐसा कड़ाके का जवाब उसने पहली बार दिया था। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। मेरी ज़बान बंद हो गई। उसने मेरे सर पर खड़े होकर गुस्से से कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं कोई बदमाशी कर रही थी? तुम दुकान छोड़कर क्यों आए हो? तुम मुझे बदमाश समझते हो? वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसकी मिन्नतें की कि वो ना रोए, हम लोग कमज़ोर दिल वाले हैं। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और वादा किया कि आइंदा उस पर शक नहीं करूँगा।
उसने मुझसे ये भी कहलवा लिया कि मुंशी की शिकायत बाप से नहीं करूँगा। मैं दिल में ये अफसोस लेकर दुकान पर चला गया कि मैंने दुल्हन को नाराज़ कर दिया है। रात को मैं बाप से चोरी छुपे दुल्हन के लिए मिठाई लेकर गया और बड़ी मुश्किल से उसे राज़ी किया। लोगों की आंखें और ज़बानें बंद नहीं की जा सकती। मुझे मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने एक रोज़ कहा, बेटा घर का भी ज़रा ख्याल रखा करो, इस मुसलमान का घर में आना बंद कर दो। फिर मेरे एक दोस्त ने भी मुझे ऐसी ही बात कही। सच्ची बात यह है कि मुझ में इतनी जुर्रत नहीं थी कि बीवी और मुंशी को रोकता। 4 महीनों के अरसे में मैंने 2 बार यूँ किया कि मुंशी के पीछे घर गया, अंदर से दरवाज़ा बंद देखा, खटखटाया तो दरवाज़ा मुंशी ने खोला। मैंने दोनों बार बीवी के आगे हाथ जोड़े कि वो मुंशी को इस तरह घर में न बिठाया करे। बीवी ने दोनों बार मुझे डांट दिया। ईद आई तो मेरी बीवी ने मुंशी को कीमती कपड़े दिए। किसी शक की गुंजाइश नहीं रह गई थी। एक रोज़ बीवी ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारी ही बीवी हूँ, तुम्हारे तमाम हुकूक पूरे करती हूँ, तुम्हारी खिदमत करती हूँ, ये सारे हक पूरे करके मैं जो चाहूँ करूँ, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो मैं इसके साथ चली जाऊंगी और मुसलमान हो जाऊंगी। इस धमकी ने मेरे पांव तले से ज़मीन निकाल दी। शादी के 6ठे महीने मेरा बाप 6-7 रोज़ बीमार रहकर मर गया। मैं जवान था लेकिन अकेला रह गया। हम हिंदुओं में बहुत इत्तेफाक होता है। मंडी में मेरी बाप की उम्र के 3-4 हिंदू आड़तियों ने मेरे कारोबार की निगरानी और देखभाल शुरू कर दी। मेरा मुंशी और मेरी बीवी पहले से ज़्यादा आज़ाद हो गए। मैंने एक रोज़ मुंशी से कहा कि पहले वो मेरे बाप का नौकर था, अब मेरा नौकर है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसे निकाल दिया जाएगा। मैंने उसे अपने घर जाने से भी रोक दिया। उसने मुझे कहा, अपनी खैरियत और अपनी बीवी की ज़रूरत है तो मुझे रोकने और नौकरी से निकालने की जुर्रत ना करना, ज़बान बंद रखना। मैं डर गया और मुंशी मेरे घर जाता रहा। उसने शायद मेरी बीवी को बता दिया था। बीवी ने मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी। रात दूसरे कमरे में सोती और अंदर से चटखनी चढ़ा लेती थी। दुकान में मुंशी सारा वक्त मेरे दिमाग पर सवार रहता था। 1 साल गुजरा तो मेरी बीवी ने पहले बच्चे को जन्म दिया। यही बच्चा है जो अब लापता हो गया है। मैंने बच्चे को देखा तो मुझे ज़र्रा भर खुशी न हुई। बच्चा अपने बाप की सही तस्वीर था। ये मेरा बच्चा नहीं था। हर एक नक्श मुंशी का था। उसे रंग माँ का और शक्ल सूरत दोनों की मिली थी। उस वक्त तक बीवी के साथ मेरी नाचाकी बहुत बढ़ गई थी। मैंने बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया। मुंशी बच्चे को देखने आया। उस वक्त मैंने अपनी बीवी के चेहरे पर खुशी देखी। एक रोज़ बीवी ने मुझे साफ कह दिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं। मेरे लिए ये चोट बड़ी सख्त थी। मैंने उन बुजुर्गों को जो मेरी दुकान की निगरानी करते थे कहा कि ये मुंशी मेरे सर चढ़ गया है और बदतमीज़ी करता है, इसे निकलवा दें। मैंने असल बात न बताई जिससे शायद मालूम होगा कि असल वजह क्या है। उन्होंने मुंशी को घेरा और उसे कहा कि वो फ़ौरन निकल जाए। उन्होंने उसे गुंडागर्दी की धमकी भी दी और वो चला गया। मुझे डर था कि मेरी बीवी भी घर से भाग जाएगी, लेकिन उसने ऐसा कदम न उठाया। लेकिन घर में मेरा जीना हराम कर दिया। मैं तो पहले ही इसका ग़ुलाम था, अब इस डर से कि उसके पाँव छूने लगा कि वो कहीं भाग न जाए। एक रात पहले पहर मैंने बीवी को कमरे से गायब पाया। बच्चा भी नहीं था। मैं समझा कि वो चली गई है। मैं सर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो आ गई। मैंने पूछा कहाँ गई थी तो कहने लगी इसका बाप आया था। मैं कुछ भी न कह सका। उस रोज़ से उसने मेरे साथ अच्छा सलूक शुरू कर दिया। पहले मैं उसके बुरे सलूक से परेशान रहता था, अब उसके अच्छे सलूक से परेशान होने लगा। ये तो मैं किसी वक्त भी नहीं भूला कि जिस्म के लिहाज से, शक्ल सूरत के लिहाज से और तबीयत के लिहाज से मैं उसके पाँव की मट्टी के बराबर भी नहीं था। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा सलूक शुरू कर दिया जैसे मैं शहज़ादा हूँ। उसने मेरे साथ बीवियों वाला प्यार मोहब्बत भी शुरू कर दिया। इससे मेरी अकल मारी गई। मैं देख रहा था कि महीने में एक रात वो बच्चे को उठाकर चली जाती और 3-4 घंटों बाद वापस आती थी। मुझे मालूम था कि वो कहाँ जाती है, लेकिन वो मेरे सामने आती थी तो मैं जैसे मर जाता था। आप यूँ समझ लें कि मैं इसका पालतू कुत्ता बन गया, जिसे घर वाले गोदी में बिठाते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। लेकिन कुत्ता तुम हिलाने के सिवा अपने दिल की बात नहीं कह सकता और घर वालों के किसी काम में दखल नहीं दे सकता। 3-4 माह बाद मेरी बीवी ने
रातों को बाहर जाना छोड़ दिया और वो उदास रहने लगी। मैंने पूछा तो नहीं? ये समझ गया कि मुंशी उसे मिलने आया करता था, अब कहीं चला गया है। बीवी का सलूक मेरे साथ अच्छा ही रहा, लेकिन कुछ कमी आ गई। मैंने उसे रोते भी देखा। फिर वक्त गुजरता गया। मालूम होता था कि मुंशी कहीं गायब हो गया है। इसके बाद 2 और बच्चे पैदा हुए। ये मेरे बच्चे थे। आपने दोनों को देखा है, साफ पता चलता है कि ये मेरी औलाद है। अगर आप बड़े लड़के को देखें तो फौरन कह उठेंगे कि ये किसी और की औलाद है। जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मेरी बीवी ने इन्हें कोई प्यार न दिया। उसका सारा प्यार अपने पहले बच्चे के लिए था। छोटे बच्चों को अलग सुलाती और बड़े को अपने साथ सुलाती थी। बड़े बच्चे से मुझे नफरत थी। आप दरोगा महाराज, बुरा ना मानना, अपना अपना मजहब है। मैं इस बच्चे के साथ कैसे प्यार कर सकता था जो मुसलमान का बच्चा था। वो सियाना हुआ तो उसकी आदतें मुसलमानों जैसी होती गईं। उसकी माँ के कहने पर मैंने उसे स्कूल दाखिल कराया तो पता चला कि वो मुसलमान लड़कों के साथ खेलता है और इन्हीं की तरह लड़ाई झगड़ा करता है। मेरी बीवी ने मेरे बच्चों से प्यार नहीं किया और मैंने उसके बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये लड़का माँ के लाड की वजह से खराब होने लगा। 9वीं जमात से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। मैंने उसे 3-4 बार मारा पीटा, मगर अगर अकेला मेरे पास आ जाता तो मैं इसे नफरत से धुतकार देता था। स्कूल छोड़कर वो मुसलमान लड़कों के साथ घूमने फिरने लगा। मुझे ये भी पता चला था कि वो गोश्त भी खाता है। तबीयत के लिहाज से भी वो मुसलमान ही था। ये शायद खून का असर है। इसकी माँ नाम की हिंदू है। घर में रहने सहने और खाने पीने के तरीके मुसलमानों जैसे हैं। मैंने इसे रोक दिया और पूछा, आप किस तरह यकीन से कह सकते हैं कि ये लड़का आपका नहीं? मेरा तो ख्याल है कि आपने अपने दिल में वहम बिठा लिया है। अगर ये लड़का मिल गया तो इसे देखना, उसने कहा, और अगर मुंशी सामने आ गया तो उसे भी देखना। 17-18 साल गुजर गए हैं। मुंशी का चेहरा जवान नहीं रहा होगा, लेकिन उसे इस लड़के के साथ खड़ा करके देखना, आप कहेंगे कि लड़का इस मुंशी की जवानी की तस्वीर है। कोई शक नहीं रहता। मैंने मुंशी का गाना सुना है और मैंने इस लड़के का भी गाना सुना है। एक ही जैसी आवाज़ और एक ही जैसी लय है। जिस तरह मुंशी दिलेर और हंसोड़ था, इसी तरह ये लड़का दिलेर है और हंसता हंसाता है। उसने बाकी कहानी यूँ सुनाई। मैं इस लड़के से इतना ही डरता हूँ जितना मुंशी से डरा करता था और सोचा करता था कि इस लड़के को किस तरह भगाऊँ। वो गायब हुआ तो मैं खुश हुआ कि चलो मेरी जान छूटी, लेकिन इसकी माँ ने मुझे जीने न दिया। मैंने 2 दिन बाद इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ना की तो तीसरे दिन बीवी के हाथों मजबूर होकर आपके पास आया। इससे पहले जो कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है कि यहाँ थिएटर कंपनी आई हुई थी। महीने से ज़्यादा रही है और कोई 15 रोज़ गुजरे कहीं आगे चली गई है। शायद आपने भी इसका कोई खेल देखा होगा। मेरी बीवी इस महीने के दौरान 15-16 बार थिएटर देखने गई और अपने लड़के को भी साथ ले जाती रही। छोटे बच्चों को वो कभी कहीं नहीं ले गई। शो रात 12 बजे ख़त्म होता था और मेरी बीवी 2 बजे और कभी इससे भी बाद में घर आती थी। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बीवी ने मेरे साथ एक घर में रहते हुए ताल्लुक़ तोड़ रखा था। मैं उसे रोक नहीं सकता था। एक रोज़ एक आदमी ने मुझे बताया कि तुम्हारा मुंशी इस थिएटर कंपनी में है। हर ड्रामे में वो गाता है। मैं समझ गया कि मेरी बीवी बार बार क्यों थिएटर देखने जाती है और इतनी देर से क्यों वापस आती है। मेरे दिल को तो बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन खुशी भी हुई कि लड़का भी गाता है। हो सकता है कि बाप इसे भी अपने साथ ले जाए। इन दिनों मेरी बीवी बहुत खुश रही। 2-3 आदमियों ने मुझे बताया कि मेरी बीवी थिएटर में फर्स्ट क्लास में बैठती है। वो मुझसे पूछते कि मैं थिएटर क्यों नहीं जाता। मैं ये कहकर टाल देता था कि मुझे ये खेल तमाशे पसंद नहीं। फिर ये कंपनी चली गई। मैंने देखा कि घर में माँ बेटे के दरमियान कोई बेमज़गी पैदा हो गई थी। माँ उसको किसी काम से रोकती थी जिसे बेटा करना चाहता था। आखिर एक सुबह बीवी ने मेरी जान खानी शुरू कर दी कि लड़का कहीं गायब हो गया है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपके पास किस तरह और कब पहुँचा था। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे इस लड़के के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। वो अगवा हुआ है, भागा है, कत्ल हुआ है। मैं खुश हूँ कि मेरा घर पाक हुआ। अपनी बीवी के आगे मैं इसलिए झुका रहता हूँ कि मेरी बीवी है। भाग गई तो मैं दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। अब 15-16 साल बाद मुंशी फिर सामने आ गया है।
मेरी बीवी भागकर उसके पास जा सकती थी, इसलिए मैं दुबका रहा। ये बिल्कुल सही है कि मुझे एक आदमी 5,000 रुपये के मुतालबे और धमकी का रुका दे गया है। मैं उसे पहचान नहीं सका क्योंकि उसने मुंह कपड़े में छुपा रखा था। मैं ये रुका बीवी को नहीं दिखाना चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं रकम नहीं दूंगा तो लड़के को कत्ल कर देंगे, लेकिन आपने मेरी ख्वाहिश पूरी न होने दी। अब आपको क्या शक है? क्या आपकी बीवी कहाँ गई है? मैंने पूछा। वो उसी के पास गई होगी, उसने जवाब दिया। मेरे लिए इस औरत का लापता होना मुअम्मा था। वो पहले क्यों ना गई? 5,000 के मुतालबे की सुनकर क्यों गई? लड़के की गुमशुदगी पर पहले रोती क्यों थी, फिर खुश क्यों होती रही, अब घबरा क्यों गई थी? लाले के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने अपने मुतालिक तमाम शकूक रफ़े कर दिए थे। मुझे इस औरत का ताक़ुब करना था। थिएटर कंपनी अगले कस्बे में चली गई थी, जो 25 मील दूर था। मैंने अपने एएसआई को रेलवे स्टेशन ये मालूम करने के लिए भगाया कि रात की गाड़ी से कोई औरत गई है। रात को लारियां नहीं चलती थीं, गाड़ियों में उन दिनों कोई रश नहीं होता था। कस्बे के रेलवे स्टेशन से रात 12 बजे पैसेंजर ट्रेन के लिए कोई सवारी नहीं होती थी। मैंने लाले को अपने साथ रखा। एएसआई स्टेशन से आ गया। उसने बुकिंग क्लर्क से पूछा कि रात की गाड़ी से किसी औरत ने टिकट खरीदा था। क्लर्क ने बताया कि चादर में चेहरा छुपाए हुए एक औरत ने फलां स्टेशन का नंबर टिकट लिया था। क्लर्क ने कहा कि औरत का हाथ गोरा और बहुत खूबसूरत था। इसने टिकट लेने के लिए एक ही हाथ अंदर किया था। ये उसी कस्बे का टिकट था जहां थिएटर कंपनी गई थी। किसी दूसरे शहर या इलाके में कहीं छापा मारने और तफ्तीश की दीगर कार्रवाई करने का एक सरकारी तरीका था। मैंने सब तौर तरीके भूलकर सिर्फ एक कांस्टेबल को और लाले को साथ लिया और उसी वक्त लारी में जा बैठा। उस जमाने में लारी उस वक्त चलती थी जब भर जाती थी। हमारी लारी कुछ देर बाद चली और सूरज डूबने से बहुत पहले हम मंजिल पर पहुंच गए। वहां का थानेदार आगरे का रहने वाला मुसलमान और मेरे दोस्तों में से था। उसके पास गया, उसे वारदात सुनाई और थिएटर कंपनी के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि बाहर मैदान में उनके शामियाने वगैरह लगे होते हैं। मुझे सब इंस्पेक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी के अल्फाज आज तक याद हैं। मैंने उसे कहा, इस कंपनी पर छापा मारने आया हूँ, मुझे 7-8 कांस्टेबल दे दो और ख़ुद भी साथ चलो। उसने हंसकर कहा, मलिक, तेरी कौन सी कल सीधी है? मैंने उसे कहा कि दफ्तरी और कागजी कार्रवाइयाँ बाद में कर लेंगे, मुझे अपनी कार्रवाई करने दो। वो खुद भी साथ हो गया। 8 कांस्टेबल भी दे दिए। मैंने लाले और अपने कांस्टेबल को साथ लिया और थिएटर कंपनी के रिहायशी शामियाने पर जा हल्ला बोला। ये चूँकि मैदान में था, इसलिए ख़तरनाक था कि पुलिस को देखकर दुम दबा के भाग जाएंगे। हमने बड़े अच्छे तरीके से घेरा किया और उन खेमों में जा पहुँचे जहाँ एक्टर और एक्ट्रेसें रहती थीं। एक्ट्रेसें तो 2 ही थीं। 12-14 खूबसूरत लड़के थे जिन्हें रात को लड़कियों के हुलिये में और मसनूई बाल पहनाकर नचाया जाता था। एक चौकोर खेमे से लाले की बीवी और मुंशी बरामद हुए। मुंशी की शनाख्त लाले ने की थी। मैंने पहला सवाल ये किया, लड़का कहाँ है? यहाँ नहीं है, मुंशी ने कहा। वो परेशान ज़रूर था मगर डरा हुआ नहीं था। कहने लगा, आपने मुझ पर करम किया है कि खुद ही आ गए हैं। मैं इसी मसले पर परेशान हो रहा था कि लड़के के मुतालिक पुलिस को क्या बताऊं और किस तरह बताऊं। मैंने वहीं बयान लेने शुरू कर दिए। बयान सुनाने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुंशी नाम भूल गया हूँ। 40 साल से ऊपर का हो गया था, लेकिन लाले की बीवी की तरह उसका चेहरा धोखा देता था। वो 30 साल का लगता था। बारोब और खूबरू चेहरा था और कद-बुद बहुत मौजूं। लाले की बीवी इसी के साथ अच्छी लगती थी। इनके सामने लाला इनका नौकर लगता था। मेरा बयान लेने से पहले ये सुन लें कि लड़का मेरे पास था। मुंशी ने कहा, 6-7 रोज़ हुए अगवा हो गया है। आप पूछेंगे कि मैंने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं दी, तो मैं ये जवाब दूंगा कि लड़का घर से भागकर मेरे पास आया था। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि लड़का मेरे पास आकर अगवा हुआ है। इसकी एक वजह ये लाला महाराज हैं। लड़का इनका था। ये लड़के की गुमशुदगी को इंतकाम की वजह बना सकते हैं। बहरहाल मुंशी ने रिपोर्ट न करने की जो भी वजह बताई वो बेमायनी थी। वो कोई भी वजह बताता, इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता था। लाले की बीवी रो रही थी।
मुंशी ने बताया कि हमारे कस्बे से वो अपनी थिएटर कंपनी यहाँ लाया तो एक रोज़ लाले का बेटा उसके पास आ गया और जिद करने लगा कि वो थिएटर में काम करना चाहता है। मुंशी इस थिएटर में सिर्फ एक्टर ही नहीं था, हिस्सेदार भी था। उसने लड़के की जिद पर इसे अपने साथ रख लिया। लड़का खूबसूरत था और निहायत अच्छा गाता था। उसकी आवाज़ मर्द और औरत की आवाज़ के दरमियान बड़ी सुरीली थी। उसे मसनूई बाल और सनाना कपड़े पहनाकर रात गैस लैंपों की रोशनी में स्टेज पर लाया गया तो देखने वालों ने बहुत पसंद किया। मुंशी ने मनादी करा दी कि थिएटर में गाने वाली एक नई लड़की लाई गई है। उसने लड़की का कोई नाम भी रखा था। ये लड़की 2-3 दिनों में ही मशहूर हो गई। लोग गाने से ज़्यादा उसकी खूबसूरती से मुतासिर होते थे, मगर लड़की 3-4 रोज़ ही जलवा दिखा सकी। एक रात लड़का अपना पार्ट अदा करके स्टेज से हटकर विंग में चला गया। उसका अगला पार्ट या गाना आधे घंटे बाद था। एक्टरों वगैरह के लिए स्टेज से ज़रा हटकर खेमे लगे हुए थे। इन खेमों से परे एक और कनात लगी हुई थी। ये लड़का जनाना लिबास में अपने खेमे में गया। अच्छे पार्ट का वक्त हो गया, लड़का ना आया। इसे खेमे में देखा, वो वहाँ भी नहीं था। इधर उधर देखा, वो कहीं भी ना मिला। इसकी मेज़ पर बड़ा आईना रखा था। कुर्सी पीछे को गिरी हुई थी। खेमे के दूसरी तरफ वाले पर्दे रस्सियों से बांस के साथ बंधे रहते थे। देखा गया कि दूसरी तरफ के पर्दों की रस्सियां चाकू से कटी हुई थीं और खुला हुआ एक चाकू नीचे पड़ा था। लड़के के मर्दाना कपड़े खेमे में रखे थे। वो जनाना कपड़ों और मसनूई बालों में गायब हो गया था। इससे जाहिर होता था कि वो खुद गायब नहीं हुआ, अगवा हुआ है।